ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हम डेटा फ्रेम के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक वन शॉट वीडियो होगा, डेटा फ्रेम से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे थोड़ा तेज़ वे में एक बार रीटच करा दें। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सॉरी, ये है ये डेटा विजुअलाइजेशन। तो अभी हम बाद में एक उसका अलग वीडियो डालेंगे। इसमें क्या है, देखिए सीरीज़ का वीडियो हम ऑलरेडी आपको डाल चुके हैं, ये पूरा सेक्शन बता चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। अब हमें आपको बताना है डेटा फ्रेम का। तो डेटा फ्रेम के लिए ये सारी चीज़ें, डेटा फ्रेम क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। और CSV फाइल्स से कैसे डेटा चढ़ता है और रीड होता है, ये भी हम आपको इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए डेटा फ्रेम में इसमें पहले इसने क्रिएशन की बात किया है और दो ही इसने नाम लिए हैं, बट डिक्शनरी ऑफ सीरीज और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। मगर जब हम अभी आप बताएंगे तो उसमें कुछ एक और भी आपको बता देंगे जो कॉमन तरीके होते हैं जिनसे डेटा फ्रेम बनता है। तो फाइल ऑलरेडी हमने यहाँ बना के रखी है। डेटा फ्रेम क्या है, ये आपका पांडास का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब टेबल फॉर्मेट में होगा। इसमें रो और कॉलम दोनों हमेशा रहेंगे। तो इसमें आप मल्टीपल डेटास को मल्टीपल एक्सिस में रख सकते हैं। दो हमारे पास होती है इसमें। एक और चीज़, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स होता है, मतलब रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा इसमें होता है। जैसा कि आप टेबल जान रहे हो, क्लास 10th में HTML में आपने टेबल्स देखा था। यहाँ पर भी अगर आपने पहले इसको पढ़ा है तो आप जानते हो कि टेबल स्ट्रक्चर में होता है। SQL में भी जो हमारा टेबल होता है, किसी भी टेबल को आप इमेजिन कर लो, ये टेबल फॉर्मेट में डेटा को रखता है। हेट्रोजीनियस डेटा मतलब डेटा इसमें एक ही टाइप का नहीं होता। सीरीज़ में अगर आपको याद हो कि जब हम सीरीज़ बनाते थे तो उसमें सारा डेटा हमेशा एक ही टाइप का होता था। अगर हम सीरीज़ के डेटा को चेंज भी कर दें, लाइक उसमें नाम डाल दें और नंबर्स डाल दें, तो वो पूरे के पूरे को नंबर्स के फॉर्मेट में, अरे नाम के फॉर्मेट में चेंज कर देता था। मतलब वो एक ही डेटा टाइप में डेटा को रखता था। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में ध्यान देना D और F कैपिटल होता है। MCQ में या कभी क्वेश्चन ऐसा डाला कि कोड दे दिया, बताओ इसमें सही तरीका क्या है, और डेटा फ्रेम के D और F को कैपिटल स्मॉल करके गेम खेल सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। PD आपने सीरीज़ वाले वीडियो में देखा होगा, तो ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट है पांडास का, जिसकी मदद से हम आगे पांडास के जितने भी फंक्शन हैं उनको चलाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले रन करते हैं। इसमें कई डेटा फ्रेम एक के नीचे एक बनेंगे और ये सारे हम एक एक करके आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बन के आ गए। सबसे पहले हमारा DF1 है। इसमें क्या हुआ, हमने PD डॉट डेटा फ्रेम लिखा है बट ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पर इसने एक डेटा फ्रेम बना दिया। ये इसका आंसर है, एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी क्योंकि इसके अंदर कोई ना वैल्यू है, ना रो पे है, ना कॉलम पे, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं। तो इस वजह से ये इसको एक एम्प्टी डेटा फ्रेम करके दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो डेटा फ्रेम 2। डेटा फ्रेम 2 के लिए हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बना लिया। इस डिक्शनरी में हमने वैल्यू डाली और उसके थ्रू डेटा फ्रेम बनाया। तो ये आप देख सकते हो, ये डिक्शनरी है, ये उसकी की हो गई नेम, और उसकी वैल्यू में ये पूरा एरे पड़ा है। फिर ये एज उसकी की हो गई, ये उसमें उसकी वैल्यू पड़ी। तो जब ये चलता है तो देखिए क्या हो रहा है। ये जो जवाब है ये हमारे डेटा फ्रेम का आंसर है, DF2। इसमें क्या है, नेम, एज और क्लास जो है ये हमारा कॉलम की हेडिंग बन जा रही है, और जो हमने साथ में वैल्यूज़ दिया था वो वैल्यूज़ के नीचे आ गई। 012 क्या है, 012 हमारा इंडेक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पर साथ में कोई इंडेक्स नहीं दिया। हमने सिर्फ बोला है कि D2 से डेटा फ्रेम बना दो, और D2 में हमारा एक डिक्शनरी है, तो इस वजह से इसने डिक्शनरी की कीज़ को हेड बना दिया कॉलम का नाम, और डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ थी उसको बना दिया अंदर की वैल्यूज़। तो ये हमारा DF2 बन के तैयार हो गया। दूसरा देखिए, यूजिंग नमपाई एरे। अब नमपाई एरे क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके लिए फिर हमें रोल बैक करना पड़ेगा। अभी हम आपको सिर्फ शॉर्ट में एक आइडिया दे देते हैं। जो हम लोग नॉर्मली लिस्ट बनाते हैं, ये एरे उसी के जैसा होता है। फ़र्क बस इतना सा होता है कि जब आप लिस्ट बनाते हो तो आप लिस्ट में मल्टीपल टाइप के डेटा को भी रख सकते हो। मतलब उसमें नॉर्मल इंटीजर डेटा हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, स्ट्रिंग डेटा भी हो सकते हैं। बट जो नमपाई एरे होता है उसमें डेटा एक ही फॉर्मेट का हमेशा होता है, मल्टीपल फॉर्मेट का डेटा उसमें अलाउड नहीं होता है। और इस भी कुछ फ़र्क है, बट सबसे बेसिक फ़र्क यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अब हमने क्या किया, देखिए दो वेरिएबल्स बनाए, एक्चुअली दो एरे बनाए। फिर उन दोनों एरे को डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पर ऐसे लिख के पास कर दिया। तो ये जो लिखा है ये सेक्शन है हमारा, जो बता रहा है कि डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ क्या होगी। और कॉमा करके हमने इंडेक्स इज इक्वल टू लिखा कि जो इस डेटा फ्रेम की इंडेक्स बनेगी, और कॉमा करके कॉलम्स लिखा, मतलब कॉलम की हेडिंग। अब ध्यान दीजिए, जो वैल्यूज़ जा रही है, जैसे जब डिक्शनरी थी तो नेम, एज और क्लास था, वो कॉलम का नाम बन गया था। बट इस केस में कॉलम का नाम क्या बनेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रह गया।
इसीलिए हमने अलग से कॉलम लिख के यहाँ पर वैल्यूज़ दी है। तो अब देखिए ये जो जवाब बन के आया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये देखिए वैल्यू बन के आ गया। इंडेक्स इज इक्वल टू हमने लिखा था 101, 102, तो 101, 102 ये देखिए यहाँ बन के आ गया। और साथ में कॉलम इज इक्वल टू ABC लिखा था, तो ये ऊपर हेडिंग कॉलम ABC बन के आ गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो क्या है, यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, मतलब डिक्शनरी की लिस्ट बनाई हमने। अब देखिए डेटा फ्रेम है, इसके अंदर ये हमारा हो गया आपका कॉलम का नाम, सॉरी की हो गया, और ये साथ में एक डिक्शनरी, फिर ये की एक साथ में डिक्शनरी। एक एंगल से आप इसको एक नेस्टेड डिक्शनरी भी कह सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो इसका जवाब क्या आ रहा है, ये इसका आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को पहले क्लियर कर लेते हैं। हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने रखा, पहले डिक्शनरी में रखा नेम और राज, एज और 20। तो आपने डिक्शनरी के एंगल से देखा होगा कि डिक्शनरी का जो चीज़ होता है वो उसका हेडिंग बनता है, बट ये क्योंकि नेस्टेड डिक्शनरी है तो इसमें यहाँ पर इसकी जो की है वो देखिए क्या जाके यहाँ पर बन रही है। जो की है, जब भी कोई डिक्शनरी, जैसे अभी इस डिक्शनरी की बात करें, इस डिक्शनरी में नेम एज क्लास क्या बना था, नेम एज क्लास हमारा बना था कॉलम की हेडिंग। तो जब हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, यहाँ भी क्या है, ये 1 और 2 ये हमारा बनेगा कॉलम की हेडिंग, जो कि देखिए यहाँ बन रहा है। वैल्यूज़ की जहाँ तक बात है वो हमारी राज 20 और प्रिया और 23 रहेगी। बस राज यहाँ पर नेम है, ये एज है, यहाँ ये क्लास और मार्क्स करके हमने लिखा है। तो इस वजह से ये जो 4 वैल्यूज़ थी ये चारों को अलग अलग इंडेक्स पर रख देगा। अब देखिए नेम पर यहाँ तो राज था, बट इस वाली डिक्शनरी में ये जो अभी बना है इसमें नेम था ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए नेम में इसके लिए नल लिखा है। एज यहाँ पर 20 थी तो यहाँ पर, और दूसरे में फिर एज नहीं था तो यहाँ पर एज से 20 लगाई, बट यहाँ पे नल कर दिया। और अगर सेकंड डिक्शनरी की बात करें तो इसमें क्लास और मार्क्स नाम का 2 कीज़ हैं जिन पे वैल्यू पड़ी है, मगर फिर क्लास और मार्क्स इस वाली डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए इसने इन दोनों पे नल कर दिया और यहाँ पर इसको चढ़ा दिया। अगर सेम होता तो जो सेम होता उन पे वैल्यू कर दिया। जैसे मान लो हम थोड़ा सा कर देते हैं, एक हम यहाँ पर डाल देते हैं सिटी, इसका कर देते हैं गोवा, और इनके पास भी एक सिटी डाल देते हैं, इस पे कर देते हैं वाराणसी। और अब चलाएंगे तो देखना क्या होगा। ये देखिए सिटी पर दोनों पे वैल्यू है, क्योंकि ये जो था वो दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए दोनों पे वैल्यू है, बाकी में फिर वही नल। नेक्स्ट अब अगर चले तो अच्छा, ये साथ में लिखा रहेगा। ये जो फाइल है इसको भी हम आपको भेज देंगे, तो इससे क्या होता है, इस फाइल से भी काफ़ी कुछ आपको कंटेंट मिल जाता है। कोशिश करेंगे अगर ये डिस्क्रिप्शन में आ गया पूरी फाइल तो उसको वहीं डाल देंगे। फिर यूजिंग सीरीज़, मतलब अब ये तो था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़। आपकी अगर सिलेबस की बात करें, देखिए यही था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज वाला सेक्शन हमने बताया। अब बता रहे हैं आपको डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ कैसे हो रहा है। अब इसके लिए क्या हुआ, देखिए 3 सीरीज़ का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, एक S1, एक S2, एक S3। तीनों के लिए क्या हुआ, हमने ये वैल्यूज़ डाल दी और ये उनका इंडेक्स हो गया। और जब हमने इसको रन कराया तो जवाब क्या आया, ये देखिए, ये इसका आंसर है। यहाँ भी वही वाला रूल। अब जैसे पहला S1 के लिए क्या था, A और B था। A और मतलब अगर आप इस पूरे तीनों सीरीज़ को देखो तो उसमें हमारे पास कितने इंडेक्स मौजूद है, A B C, 3 इंडेक्स मौजूद हैं। पहले में A B है, दूसरे में A C है, तीसरे में फिर से A B है। अब इसके जवाब में देखिए, जब सीरीज़ S1 के लिए देखा जाए तो A और B के लिए वैल्यू पड़ी है 10 और 20, बट C यहाँ पर था ही नहीं तो इसलिए C पे नल डाल दिया। फिर S2 की बात करें 30, 40 ये A और C पे थी, तो A पर देखिए 30, C पर 40। B के लिए वहाँ कुछ नहीं था इसलिए B पे से नल डाल दिया। तीसरी की बात करें 50, 60, 50, 60 ये किस पर था, A और B पे, तो फिर यहाँ A B पे वैल्यू है, यहाँ पर फिर से नल है। ये सेम अभी जस्ट जो अपने पिछला एग्जाम्पल लिया उससे मैच करता हुआ एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, डिक्शनरी बनाया, उसके अंदर पूरी एक सीरीज़ की सेट डाल दिया। ये एक लास्ट सेट है जो थोड़ा बड़े में है, अगर आप इसको समझ गए तो बस फिर यही लास्ट है। अब इसका देखिए जवाब क्या आ रहा है, ये इसका फाइनल आंसर है। देख पा रहे हो, कॉलम की जगह पर यहाँ पर सब बच्चे लोग का नाम है, इंडेक्स की जगह पर सब्जेक्ट का नाम है, और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। अब वही चीज़ आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। जो भी पुराना रूल था कि डिक्शनरी के अंदर की जो कीज़ होती कॉलम का नाम बनता है, तो इस डिक्शनरी के अंदर की कीज़ क्या है, ये नाम है, तो ये जाके देखिए ऊपर सारा नाम आ गया। फिर सीरीज़ के अंदर करके था तो जो इंडेक्स थी वो जाके बननी थी हमारा, मतलब सीरीज़ का जो इंडेक्स था वो जाके कॉलम डेटा फ्रेम का इंडेक्स बनता। तो मैथ साइंस हिंदी यहाँ पर आके बन गया। अब तीनों का एक्चुअली जितनी भी हमने 5 वैल्यूज़ डाली, इन पाँचों में इंडेक्स कॉमन था, तो पाँचों के लिए इंडेक्स वही लग गया। और यहाँ पर उनकी जो वैल्यूज़ दी गई थी, ये 90 ये अर्नब के लिए था, ये रमित के लिए था,
ये समृद्धि के लिए था, तो सेम वही देखिए उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वैल्यूज तीनों के नीचे पड़ी रहेगी। एक लास्ट है, ये भी अगर आप देखोगे आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट देखिए बूलियन इंडेक्सिंग। ये अभी तक का क्या था, इंडेक्स हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहे थे, बट बीटा फ्रेम में ये भी एक आपके पास फैसिलिटी है कि जो इंडेक्सिंग है उसको आप ट्रू फॉल्स करके बूलियन फॉर्मेट में भी दे सकती है। बूलियन हमारा एक वैल्यू का डेटा टाइप होता है, आपने इसको क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो उसकी मदद से भी आप चाहो तो इंडेक्स बना सकते हो। और ये देखिए जो लास्ट हमने बनाया, अगर हम इसको आपको दिखाएं, ये अब देखिए 10 20 30 इस डेटा फ्रेम के लिए वैल्यू बन गई, और इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स लिखा था, तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स यहाँ इंडेक्स बन के आ गया। तो ये एक बेसिक सेक्शन था जहाँ पर हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं इस पर बात होती है। अब अगर हम बात करें कि और इसमें क्या चीज़ें आती है, तो क्रिएशन की बात हो गई। अब अगली चीज़ की डेटा फ्रेम पे अलग अलग ऑपरेशंस और चीज़ें कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बड़ा सा डेटा फ्रेम बना लिया, इसमें 6 लोग का डेटा है, उनका एज और उनका क्लास पड़ा है। यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम बनाया और इंडेक्स इक्वल टू हमने अपनी तरफ से इंडेक्स। अब ध्यान दीजिएगा इंडेक्स के साथ क्या होता है, आप अपनी तरफ से दे सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। अगर आप अपनी तरफ से इंडेक्स दोगे तो जो आप इंडेक्स दोगे सिस्टम उस हिसाब से काम करेगा। अगर आप इंडेक्स अपनी तरफ से नहीं दोगे तो सिस्टम अपनी तरफ से जीरो, जैसे इसकी बात करें तो 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स सिस्टम की तरफ से पड़ जाएगी। तो सिस्टम इंडेक्स भी एक्टिव होती है और आपकी दी हुई इंडेक्स, दोनों हमेशा काम करती है। कैसे, अब इसी जब कोड को हम आगे चलाएंगे तो आप उसमें देखना आपको ये चीज़ दिखेगी। तो ये मेरा कोड हो गया। अभी इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, उनको हम ज़रा कमेंट कर देते हैं। ओके, सारा कमेंटेड है। और इस सेक्शन को एक बार ओपन कर देते हैं साथ में। अच्छा यहाँ पर देखिएगा जितने भी कोड्स चल रहे हैं साथ में हमने एक छोटा सा कमेंट करके भी एक्सप्लेनेशन उसका लिखा है, जो कि आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए बाद में। चलाते हैं इसको। ओके, ये बन के आ गया है। अब एक एक करके शुरुआत से इसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो df1 प्रिंट हो रहा है, जो डेटा फ्रेम है हमारा। ये देखिए नेम एज क्लास के हिसाब से ये सबका नाम, रोल नंबर, अरे इंडेक्स नंबर और ये वैल्यूज़। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहला इसमें फंक्शन क्या चलाया, एट्रीब्यूट एक्चुअली df1 डॉट काउंट एक्सेस इक्वल टू 0। ये सब इसके आपके फंक्शन से छोटे छोटे जो डेटा फ्रेम के एंगल से आपका अलग अलग ऑपरेशंस और उसकी अलग अलग वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले इसमें क्या लिया, df1 डॉट काउंट, उसके साथ एक्सेस इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसका जवाब देखिए क्या है, ये इसका आंसर है। एक सीरीज के जैसा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों कॉलम के नाम रखे हैं और उन हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, उन वैल्यू को यहाँ पर इसने प्रिंट किया है। तो ये आता है। अब काउंट के साथ हमने एक्सेस इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये क्या करता है, कॉलम्स को काउंट करता है। साथ में लिख ही देते चलिए। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और जस्ट उसके बाद हमने लिखा है काउंट करके हमने लिख दिया है 1। 1 का सेंस क्या है, ये आपकी रोज को काउंट करेगा। और इसका जवाब देखिए, ये हमारी हर एक रो थी, इस पहली वाली रो में वैल्यूज़ 3 है, दूसरी वाली रो में 3 है, तो वही देखिए यहाँ पर इसने जवाब दिया, हर एक रो और उसके आगे उसकी वैल्यू 3 लिखिए। एक चीज़ और करके दिखा देते हैं कि क्या ये सभी वैल्यूज़ को गिनता है कि नल वैल्यूज़ को भी गिनता है। एक हम इसको ऐड कर देते हैं और किसी एक में जाके, जैसे राज में ही जाते हैं, राज की एज की जगह पर हम कर देते हैं mp डॉट, और अब इसको चलाते हैं। अब आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा, ध्यान से देखिए। एज वाले सेक्शन में अब क्या हो गया, 5 वैल्यूज़ दिखा रहा है। 5 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि काउंट क्या करता है, वैल्यूज़ को गिनता है। अगर नल वैल्यू है तो उनको नहीं गिनेगा। तो जब एज को इसने गिना, एज वाले सेक्शन में ये पट्टी पूरी, तो इसमें पहली वैल्यू नल हो गई और बाद में हमको 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ मिल रही। तो इसलिए यहाँ पर इसने केवल 5 दिखाया, बाकी दोनों में 6 दिखाया, क्योंकि एज में एक वैल्यू नल है तो इसलिए उसको नहीं गिना है। और सेम वही चीज़ यहाँ पर जब रो को गिना उसने, तो राज वाली रो में देखिए इसने जवाब दिया है 2, बाकी सब में 3 दिन, क्योंकि राज के लिए केवल राज और क्लास है, उसकी एज वहाँ पे मौजूद नहीं।
तो उसको केवल 2 वैल्यू मिल रही है, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो मतलब इसको समझ जाइए कि जो नल वैल्यूज़ होती हैं, सिस्टम जब काउंट चलता है तो वो नल को नहीं गिनता है। अब अगला फंक्शन देख लीजिए, काउंट एक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, काउंट एक्स इज इक्वल टू 1, जैसे ये दिखा है हमने साथ में लिखा है, ये सभी रोज़ को गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब जो डेटा फ्रेम वाला सॉरी जो पांडास वाला आपका पूरा ये सिस्टम है, वैसे तो ये पूरा सेक्शन काफ़ी ईजी है, मगर जहाँ पर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट आता है वो यही कि किसी एक काम को ही करने के 2-3 तरीके से ऑपरेशंस चलते हैं। तो एग्ज़ाम में वो कौन से तरीके से देगा ये श्योर नहीं है, जनरली जो सीधा तरीका होता है उसी में देता है, बट आपको कई तरीके जानते रहने चाहिए कि वो कब किस तरीके से वर्क करने वाला है। एक ही ऑपरेशन को करने का कमांड 2-3 तरीके से दिया जाता है, तो कौन सा तरीका रहेगा आपको सभी तरीके जानते रहने होंगे, ताकि वो एग्ज़ाम में कब जैसे भी पूछे आप उसका आंसर कर पाओ। तो ध्यान से देखिए, ये सब कॉलम को काउंट कर रहा है और वैसा ही यहाँ पर जवाब पूरा आ रहा है जितने हमने यहाँ लास्ट तक चलाए। अब फ़र्क इसमें यहाँ से आ रहा है ये df1 डॉट साइज से। एक काम करते हैं, बीच में हम एक ऐसे सेपरेटर टाइप का लगा देते हैं ताकि क्लियर है कि ये यहाँ से डिफरेंट चल रहा है। ओके, इस इक्वल टू वाले के ऊपर तक का जितना आउटपुट है, ये सब साइड वाले फंक्शन जितने चले हैं उनका 1 2 3 4 5 6 बार काउंट चला है अलग अलग तरीके से। तो ये है, हम आपको दिखा दे रहे हैं ऊपर से, ये पहले बार के काउंट का जवाब है, ये दूसरी बार का जो काउंट चला है, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवी बार और ये छठी बार। सब एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं, फ़र्क नहीं है, बट हमने आपको ये सिर्फ दिखाया है कि ये एक ही काम करने का फंक्शन, अरे जो कोड है उसमें देखिए हल्के हल्के से वेरिएशन से अलग हो जा रहा है। एग्जाम में वो MCQ में कभी इस टाइप की सिचुएशन फंसा सकते, तो इस वजह से आपको उसके लिए रेडी। और फिर ये जो इक्वल टू का सेट है, सेपरेटर हमारा हो गया। अब यहाँ के बाद से देखिए, यहाँ के बाद से क्या चल रहा है, पहला इसमें एट्रीब्यूट चला है साइज़। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्सर होता है कि डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट वर्ड एक आता है, एक आता है फंक्शन। आपको दोनों चीज़ को जानते रहना होगा। फंक्शन है कि एट्रीब्यूट, इसको बस सीधे आपको जज करना है कि जो चीज़ लिखा है, जैसे काउंट आपसे पूछा जाए और शेप पूछा जाए इसमें एट्रीब्यूट कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, तो बस आपने ये देखना है कि जो लिखा है उसके बाद ब्रैकेट है कि नहीं। काउंट के बाद आप देखो ये ब्रैकेट लग रहा है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है वो एक अलग चीज़ है, बट अगर ब्रैकेट लग रहा है तो वो आपका फंक्शन कहलाएगा, और ब्रैकेट नहीं लग रहा है तो वो आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे साइज, शेप, वैल्यू, एंडिंग ये हमारे एट्रीब्यूट्स में आएंगे, काउंट हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए, df1 के साथ जब डॉट साइज लगाया तो उसने क्या प्रिंट किया, 18। अब ये 18 कैसे है आप इसको देख लीजिए, टोटल हमारे पास कितनी है, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18, टोटल इसमें 18 वैल्यूज़ आ रही है। अब यहाँ पर यही चीज़ ध्यान आइएगा, जब देखिए साइज़ चलता है तो साइज़ ये 18 दे रहा है। अगर आप पिछले लॉजिक को बात के चलो तो आपको लगेगा कि शायद इसको 17 देना चाहिए, क्योंकि एक तो नल है, बट साइज़ क्या करता है, ये नल वैल्यूज़ के हिसाब से इसमें कोई वैल्यू नहीं, फ़र्क नहीं आता। ये सिंपली हर एक पॉइंट पर वैल्यूज़ की गिनती को कर देता है। नल है तो ये नल को भी गिनता है, बस इसको माइंड में रखिए। काउंट नल को नहीं गिनता, तो अगर कुछ नल है तो उसको छोड़ के गिनती बताएगा। और साइज़ नल को भी लेके चलता है, इसीलिए उसको नल है कि नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पूरा आंसर देगा, जो कि हमारा है 18। अगला है शेप। शेप क्या है, रो और कॉलम्स की गिनती प्रिंट करता है, जो कि यहाँ साथ में हमने लिखा भी है। अपने केस में भी आप देखो ये क्या दिख रहा है, 6,3। तो टोटल हमारे पास देखिए 1 2 3 6 रोज़ है और ये 3 कॉलम्स है, तो ये इसने 6,3 कर दिया। फिर df1 डॉट वैल्यूज़, ये क्या करेगा, जो डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ है, यही हमारी वैल्यूज़ थी, उनको प्रिंट करेगा। फिर आया df1 डॉट एंडिम। एंडिम मतलब होता है कि ये डायमेंशंस की बात कर रहा है कि इसमें कितने डायमेंशन। अब इसका सिंपल सी ट्रिक यही है जो कि हमने हाईलाइट कर दिया है, जब भी डेटा फ्रेम पे एंडिम लगाया जाएगा तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन का डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें 2 ही आएगा। सीरीज़ में जब भी चलेगा तो ये हमेशा 1 ही आएगा। इसमें आपको सोचना ही नहीं कि क्या, अगर एंडिम लिखा है और साथ में आगे डेटा फ्रेम है तो आप एकदम सीधे सीधे इसका आंसर 2 लिख सकते हो, अगर साथ में सीरीज़ है तो इसका आंसर सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, df1 डॉट टी, रो और कॉलम। अच्छा हाँ, ये रो और कॉलम को उल्टा पल्टी कर देता है सिंपली, मतलब जैसे ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला था, इसमें क्या है, ये हमारी रोज़ है ऐसे, और ऊपर हमारा कॉलम नेम एज क्लास है, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, ये देखिए नेम एज क्लास यहाँ आ गया और ये जो इंडेक्स था वो वहाँ चला गया। आप लोगों ने अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैट्रिक्स का, जितना हम समझ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में भी ट्रांसपोज आता ही। ट्रांसपोज आप जानते होगी कि जो रो की वैल्यू वो कॉलम और कॉलम की वैल्यूज रो की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि पुराना जो रोज़ था वो कॉलम और जो कॉलम है वो रोज़ बन गया।
यहाँ पर आके ये डेटा फ्रेम का एक बेसिक सेक्शन ख़त्म होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी बता देते हैं। तो उसके लिए बीच के सेक्शन को ये कमेंट कर देते हैं। ओके, अब ये सेक्शन छोटा सा खुला हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हम बता रहे हैं एडिंग ए न्यू कॉलम, कि अगर आपको डेटा फ्रेम में कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आपने सिंपली क्या करना होता है, डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में उस नए कॉलम का नाम जो आप रखना चाहते हो। अपने केस में हम सिटी ऐड करना चाह रहे थे तो हमने वो लिख दिया, फिर वैल्यूज़ जो आपने देनी है। अब ये वैल्यूज़ के साथ ये होता है कि आपके डेटा फ्रेम में जितनी रोज़ हैं, जैसे हमारे केस में 1 2 3 6 रोज़ हैं, तो आपको यहाँ पर 6 वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। अगर आप 6 वैल्यूज़ से कम या ज़्यादा दोगे तो एरर आएगी। लेट अस सपोज कोई कहे कि सर हमारे पास मान लो वैल्यू ही ना हो उस टाइम पर, तो उसके लिए आपको वहाँ पे नल लिखना पड़ेगा। जैसे लेट अस सपोज आखिरी वाले के लिए मेरे पास वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पर हमें np.nan ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तभी काम करेगा। अभी तो जो था हम वही रख के चलाते हैं एक बार। और उसके बाद क्या है, अच्छा एक और रो हमने ऐड किया है, LOC करके यहाँ पर है, बट ये काम करेगी कि नहीं इसको चला के देख लेते हैं। आई थिंक काम करेगी क्योंकि चारों वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद हेड और टेल फंक्शन हम आपको बता देते, पहले सिर्फ इतने पर चला के दिखाते हैं। ओके देखिए, ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था जिसमें हमारे पास 6 रोज थी और 3 कॉलम था। अब ये मेरा अगला डेटा फ्रेम है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ भी 6 रोज है और एक नया आपका ऐड हो गया, सिटी वाला पूरा सेक्शन देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ है। एडिंग अ न्यू रो यहाँ पर देखिए जो लिखा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगी कि सर यहाँ लिखा है एडिंग अ न्यू रो, बट न्यू रो तो ऐड हुई नहीं। अब एडिंग के साथ देखिए ये रूल होता है कि जो आप एडिंग के साथ इंडेक्स दे रहे हो, ये उस इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू ऐड करता है। इसमें क्या हमने लिखा है 104। अब ऊपर जाके देखते हैं, इसमें 104 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट तो क्योंकि 104 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। आप दिखाते हैं, देखिए 104 पे जब शुरू में बना तो वैल्यू पड़ी थी करण 15 और 10। यहाँ पर आके आके देखो तो वैल्यू क्या पड़ी, सुरेश 14 9 और वाराणसी। तो इसका सिंपल सा रूल है कि अगर आप किसी नए रो को ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसका इंडेक्स देके LOC की मदद से आप न्यू रो को ऐड कर सकते हो। अब जो आपने इंडेक्स दिया है, अगर वो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, जो कि उसने किया भी है, करण को रिप्लेस करके सुरेश का डेटा चढ़ा दिया। और अगर आप इसमें कोई वैल्यू दोगे, अगर आप नया देना चाह रहे हो तो आपको वैल्यू का इंडेक्स अलग रखना होगा। जैसे 106 तक हो चुका है, हम क्या करते हैं यहाँ पर 107 कर देते हैं। और अब देखिए, ये देखिए, और ये देखिए 107वां वाली नई वैल्यू सुरेश की आ गई। करण भी अपनी जगह, सुरेश भी, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक हमारा रो इंक्रीज कर गई। तो यही है, आपको नया कॉलम ऐड करना है तो डेटा फ्रेम के साथ कॉलम का नाम लिख के रख दो। नई रो ऐड करना है तो LOC की मदद से हम करेंगे। LOC और ILOC दो फंक्शन है, आगे अभी हम उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो LOC के साथ आप इंडेक्स नंबर दे दोगे। अब ध्यान दीजिएगा, LOC के साथ जो आप इंडेक्स नंबर दोगे, ये वो इंडेक्स नंबर होता है जो आपने बनाते समय अपनी तरफ से दिया हो। जैसे इस डेटा फ्रेम की बात करें तो ये जो इंडेक्स करके हमने लिखा है, ये वो इंडेक्स है जो हम चाहते हैं लगे और वही दिख के आ रहा है। तो ये यूज़र इंडेक्स इसको बोलते हैं, कि जो यूज़र अपनी तरफ से दिया है। और एक होता है सिस्टम इंडेक्स, जैसे इसी की बात करें तो हमने दिया है 102 3 4 5 6, बट सिस्टम इंडेक्स भी यहाँ पर अगर हम इसको नहीं देते तो क्या होता, तो हो जाता 0 1 2 3 4 5, और ये हम लिखते नहीं, सिस्टम अपने आप लगा देता। तो यही है, एक आपका यूज़र इंडेक्स होता है, एक होता है सिस्टम इंडेक्स। सिस्टम इंडेक्स हमेशा काम करता ही करता है। जब आप अपना कोई इंडेक्स दे देते तो सिस्टम इंडेक्स बैकग्राउंड में चला जाता है, वो आपको दिखता नहीं, बट एक्टिव वो भी होता है। आगे अभी हम उसको भी चला के दिखाएंगे। सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन का मतलब सिंपली कि जब आप किसी स्पेसिफिक डेटा को डेटा फ्रेम से सेलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेबस वाइज बात करें तो ये आपका ऑलरेडी ये सेक्शन है। सबसे पहले सिलेक्शन के लिए क्या हो सकता है, जो डेटा फ्रेम है, अगर आप इस एक मिनट आउटपुट पर ही चलते हैं, ये हमारा कम डेटा फ्रेम है एडिंग के बाद। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इन पर एक बार देख लेते हैं। हमारे पास रोज़ है, कॉलम है। तो अब डेटा पकड़ने के लिए क्या हो सकता है, या तो हमें डेटा को इसमें ये हो सकता है कि या हम कोई एक रो देखना चाहते हो, या हम एक से ज़्यादा रोज़ देखना चाहते हो, या हम कोई कॉलम देखना चाहते हो, या हम एक से ज़्यादा कॉलम देखना चाहते हो, या हम सिंगल एक स्पेसिफिक सेल बीच में से देखना चाहते हो, या एक स्पेसिफिक सेक्शन के सेल मतलब रो और कॉलम देखना चाहते हो। तो ये इतने तरीके से आपका सिलेक्शन में होता है। अब यहाँ पर हम आपको एक एक करके सारा दिखा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन ऑन अ रो, ये हम आपको बता देते हैं।
अब हम इसको एक बार चला ही देते हैं ताकि आउटपुट साइड में रहेगा, आप इसको, मगर इसमें सेपरेशन नहीं रहेगा, शुरुआत में तो वही है। चलिए कहाँ गया, ये मेरा था कंप्लीट। अब पहले हमने लिखा LOC 101। अब देखिए 101 पे क्या है हमारा, ये राज का पूरा डेटा है। तो देखिए 101 पर इसने राज का डेटा पूरा प्रिंट कर दिया। ये था जब हमने LOC 101 लगाया। तो LOC मतलब लोकेशन का आपका एक एट्रीब्यूट होता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्शन की वैल्यूज़ को पकड़ने के लिए होता है। ये कैसे होता है अभी हम आपको आगे और बता रहे हैं। तो LOC के स्क्वायर ब्रैकेट में आप इंडेक्स नंबर दे देते हो। आप अब ये ध्यान देना है कि LOC और ILOC जो अभी हमने पहले आपसे कहा था कि इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। LOC और ILOC दोनों डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हैं और इनका काम क्या होता है, ये सिंपली आपको बताते हैं कि आप डेटा फ्रेम से किस जगह से वैल्यू पकड़ना चाहते हो। LOC और ILOC में जो फ़र्क होता है वो इतना होता है कि LOC में आप जो वैल्यू देते हो, आप वो इंडेक्स देते हो जो आपने अपनी तरफ से दी हो, और ILOC में आप सिस्टम इंडेक्स की बात करते हो जो सिस्टम की तरफ से होती है। जैसे अगर ये जो डेटा फ्रेम बना है, इसमें पूछा जाए कि इंडेक्स क्या है, तो पहला तो सवाल होगा कि सर कौन सा इंडेक्स, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि यूज़र की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं यूज़र इंडेक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 102, 101, 102, 103, 104, 5, 6 और 107। हम पूछेंगे अच्छा सिस्टम इंडेक्स क्या है, तो फिर आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम सिस्टम इंडेक्स की बात करते हैं जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो हम नहीं देते हैं तो भी सिस्टम के लिए वो होता है। तो अब हमने LOC में 101 दिया तो इसने पहले वाले रो का पूरा डेटा देखिए ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया एक सीरीज़ के स्ट्रक्चर में। फिर हमने दिया अगला LOC 101:103, यानी 101 से जाना है 103 तक जाना है। तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए 101 रो से लेके 103 रो तक का पूरा डेटा इसने दिखा दिया। अब इसमें एक हल्का सा ट्रिक होगा, जब हम ILOC पर आएंगे वहाँ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 101 रो से 103 यानी तीनों रो को इसने एक साथ दिखा दिया। फिर हमने सिस्टम से कहा भैया एक LOC लगाना है 101 से 105 तक हर बार दो के गैप पर, 101:105:2, तो वही इसने यहाँ भी कर दिया। 101 से गया 105 तक हर बार दो के गैप पर, तो 101 से एक बढ़ा के गया 103, फिर एक बढ़ा के गया 105, और वहीं तो लिमिट थी तो वहीं पर जाके रुक गया। इसके नीचे देखिए अब हम लगा रहे हैं ILOC। अब ILOC के लिए क्या होता है, हम वो इंडेक्स नंबर देते हैं जो सिस्टम का होता है। सिस्टम का क्या है 0। अगर मान लो हमको पहली रो देखनी होती तो हम देंगे 0, तो 0 पर उसने राज का डेटा दिखा दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये इधर भी राज का डेटा है, ये भी राज का डेटा है, दोनों के लिए ऑपरेशन अलग अलग हैं। एक LOC 101 से चल रहा है और ILOC 0, दोनों इक्विवेलेंट ऑपरेटर है। फिर वही बात जो हमने अभी पहले कही थी कि आपके इधर डेटा फ्रेम और पांडास में एक ही काम करने के कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, और आपको चीज़ों को माइंड में रखना होगा कि कई ऑपरेशन जो चल रहे हैं तो एग्जाम में जो पूछ रहा है वो स्पेसिफिकली कौन सा है। उसके बाद क्या है ILOC 0 से 4, 0 से 4 यानी 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक। तो अगर इसकी बात करें तो 0 इंडेक्स से 4, 0 इंडेक्स 1, 2, 3 और 4, यानी 101 से 105 तक आना चाहिए। बट जब ये प्रिंट हो रहा है तो क्या प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। ये प्रिंट हो रहा है कहाँ गया, ये प्रिंट हो रहा है 101 से 104 तक, जो लास्ट रो है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, LOC और ILOC में एक छोटा सा फ़र्क होता है कि जब हम LOC में एक सेक्शन को उठाना चाहते हैं रोज़ की, जैसे हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देते हैं, तो LOC जो हम देते हैं और जहाँ तक हम देते हैं ये पूरा जाता है। और ILOC में जैसे फॉर लूप में नहीं होता था, जब आप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो जैसे आपको 0 से 10 दिया तो वो 0 से 10 नहीं जाएगा, वो 9 पे ही रुक जाएगा, एक पीछे। सेम वही लॉजिक ILOC पर होता है कि ILOC पे अगर हमने बोला कि भैया 0 से 4, तो ये एक्चुअली 0 से 4 नहीं जाएगा, ये जाएगा 0, 1, 2, 3 और उधर पे ही रुक जाएगा, एक पीछे हमेशा रुकता है। तो इस वजह से 4 यहाँ पर इसने 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 और 3 इंडेक्स दिया और उतने के बाद रुक गया। अगला हमने दिया 0 से 4 2, यानी 0 से 4 जाना है दो के गैप पे। तो ये देखिए 0 से 4 में इसने एक गया, फिर एक बढ़ा के 3 गया, फिर एक बढ़ा के वो 4 को लेना था, बट क्योंकि ये दो इसमें होता है ना कि एक पीछे रुकता है, तो एक्चुअली 4 को उसने लेना ही नहीं था, तो इसलिए एक पीछे यानी 3 पर ही आके रुक गया। अब इसके बाद क्या है, सेलेक्टिंग अ कॉलम। ये तो हो गया रोज़ का। कॉलम पे सिलेक्शन करना हो तो कॉलम के लिए रूल क्या होता है कि आपको सिंगल कॉलम करना होता है या मल्टीपल। सिंगल के लिए क्या करेंगे, डेटा फ्रेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख देंगे, ये उसको प्रिंट कर देगा। और दूसरा तरीका क्या है, डेटा फ्रेम के साथ अगर आपको मल्टीपल कॉलम पकड़ने हैं तो डेटा फ्रेम के साथ डबल स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी सिंपली नेस्टेड एरे का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। डेटा फ्रेम के अंदर आप एक एरे बना के उसमें वो सारे कॉलम का नाम लिख देते हो। अच्छा, हम फिर इसको एरे बोल सकते हैं या आपके पाइथन में इसको लिस्ट बोलते हैं, तो लिस्ट के एंगल से भी आप इसको बना के दे सकते हो और ये उसके डेटा को उठा लेगा। ये देखिए हमने नेम सिटी दिया था तो इसने नेम सिटी उठा लिया सभी का।
इसके बाद आगे चलें तो सेलेक्टिंग ए स्पेसिफिक डेटा सेल, कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेल पकड़नी, ध्यान दीजिएगा ये पूरी की पूरी रोज पकड़ रहा था एक या एक से ज़्यादा, ये पूरा कॉलम पकड़ रहा था एक या एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू को पकड़ना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये तीनों पर आंसर राज 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 दिख के आ रहा है, बट ये तीनों ऑपरेटर एक ही काम कर रहे हैं। ये क्या होता है, df1 डॉट एट लगा के हम क्या दे सकते हैं, वैल्यूज दे सकते हैं। हमने दिया 101, तो ये रो नंबर हो गया और नेम ये हो गया कॉलम, मतलब 101 रो में नेम वाले कॉलम में जो वैल्यू उसको प्रिंट करो। तो 101 में नेम वाले कॉलम में यहीं पर देख लीजिए राज था, तो उसने राज प्रिंट कर दिया। एलओसी ये क्या होता है, उसमें भी करते हैं 101 और नेम दिया, तो ये भी काम करता है। ध्यान दीजिएगा ऐट और एलओसी दोनों आपके यूज़र के दिए हुए इंडेक्स पे काम करता है। और उसी की जस्ट नीचे आई एल ओ सी 00, यानी ये जीरो इंडेक्स है आपके रोज़ का। और अगर कॉलम में भी एक इंडेक्स होता है तो कॉलम में भी सेम उसी लॉजिक्स होता है, पहला कॉलम का 0, दूसरे कॉलम का 1, तीसरे का 2, ऐसे। तो 00 यानी पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम में फिर से राज आ रहा था, तो उसने तीसरा वाला ये राज प्रिंट कर दिया। और अब इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ और कि मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर आपको बीच में से सेलेक्ट करना हो तो तब के लिए हमने एलओसी के साथ क्या किया, 101 से 105, यानी 101 रो से लेके 105 रो तक जाना और उसके सारे नाम दिखाओ। तो अभी क्या करेगा, 101 से 105 के सभी नाम को दिखा देगा। अब 101 से 105 किया हमने और कॉलन 2 लगा दिया, यानी 101 से 5 तक जाना दो दो के गैप पर और उनके सारे नाम दिखा दो। तो 101 से 105 तक गया, उनके सारे नाम इसने एक एक जंप करके देखिए दिखा दिया। और अब ये देखिए ये होता है आपका जो रेंज के एंगल से वैल्यू पकड़नी हो। तो हमने क्या लिखा, 103 से 105 रो पकड़ो और नेम से क्लास तक का डेटा पकड़ो। तो ये देखिए इसने यहाँ पर जवाब दे दिया, 103 से 105 तक की रो पकड़ा और नेम से क्लास तक का ये डेटा पकड़ा और यहाँ पर उसको एज ए टेबल फॉर्मेट में दिखा दिया। मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ आप ये स्लाइसिंग हो रही है डेटा फ्रेम की। फिर क्या किया, सेम उसके लिए अब हमने ILOC का भी इस्तेमाल करके आपको दिखाया है कि 0 से 4 तक जाना है और 0 वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब 0 से 4 रो पे 0 कॉलम वाली। तो 0 से 4 रो पे आएगा आपका ये 101, 102, 103, 104 और 0 कॉलम यानी जो सबसे पहला कॉलम इसका नेम था, तो उसने उसका सबका नाम दिखा दिया। फिर 0 से 4, 0 से 3 लिखा, यानी पहले से लेके तीसरे चौथे कॉलम तक रो तक जाएगा और 0 से 3 यानी पहला कॉलम से लेके तीसरे कॉलम तक, तीसरा नहीं एक्चुअली तीसरे जस्ट पहला। तो ये हो जाएगा आपका 0 इंडेक्स, ये हो जाएगा 1 इंडेक्स, ये हो जाएगा 2 इंडेक्स। और 3 से पहले रुकना था तो 0 1 2 ही बचेगा। ये 0 से 4 है तो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3। 4 से पीछे रुकना था तो यहीं पर आके रुक जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंट्रल सिलेक्शन। तो देखिए हेड और टेल का क्या सीन होता है कि हेड का मतलब होता है जब आप किसी डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओ और ऊपर से, ये हेड और टेल एक्चुअली रो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, पहले तो इसको माइंड में रखिए। और यहाँ पर इसका जवाब है, देखिए हेड और टेल क्या करता है, ऊपर अब हेड फंक्शन ऊपर से 2 वैल्यू पकड़ेगा, टेल नीचे से 1, और ये कौन सी वैल्यूज़ होगी, रो की बात हो रही है। तो df1 डॉट हेड 2 का मतलब क्या होगा कि डेटा फ्रेम की ऊपर से 2 रोज़ को प्रिंट करेगा, जो कि पहली क्या है राज और प्रिया, तो इससे प्रिंट कर दिया। टेल 1 यानी नीचे से कोई एक रो, लास्ट रो हमारी कौन सी थी, माही वाली, तो ये लास्ट इसने माही वाली प्रिंट कर दिया। तो यही है हेड और टेल। अच्छा हेड टेल में एक जो ट्रिकी चीज़ है बस आपको उसको माइंड में रखना है कि हेड और टेल में अगर अंदर कोई नंबर ये देगा तो डिपेंडिंग ऑन हेड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि अगर वो हेड है तो ऊपर से जितना नंबर देगा उतनी वैल्यू, अगर टेल है तो नीचे से, डिपेंडिंग कि कितनी वैल्यू उसमें लिखी गई। ये वैल्यू अगर आपने जैसे हेड पर लिख के लाइक 25 कर दिया, तो 25 करने पर क्या होगा, जब हम इसको अगर चलाते हैं, एरर क्यों आ रही है देखते हैं अभी। तो देखिए ये क्या किया इसने, हेड पे 25 करने पर इसने क्या किया, ये पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया। अब देखिए हेड का इसका रूल बस इतना सा है कि अगर आप हेड के ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दोगे जो टोटल नंबर ऑफ रोज से कम है, तो ये उतनी वैल्यू उठा, जैसे इसमें 6 रोज थी टोटल, अगर हम 6 से कम कुछ देते, 1 2 3 4 5 कुछ भी देते, तो ये 6 देते तो भी ये उतनी वैल्यू उठा लेता। अगर आप उससे ज़्यादा दोगे लाइक 7 8 9 दिया और उसमें रोज केवल 6 है, तो फिर जितनी है वो सब उठा के दे देगा। फिर तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एरर देगा कि आपने ज़्यादा दे दिया, बट जितनी है वो पूरी की पूरी उठा के दे देगा। कम देंगे तो जितना नंबर हम देंगे ये उतना प्रिंट करेगा। टेल के साथ भी सेम रूल, अगर आप टेल के साथ लाइक 2 और 3 देंगे तो ये 2 या 3 वैल्यूज़ उठाएगा, बट अगर आपने वैल्यू ज़्यादा बड़ी दे दी और रोज़ उससे कम है तो फिर सभी की सभी वैल्यूज़ को ये उठा देगा। एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर आप उसमें कुछ नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 वैल्यूज़ उठाता है।
उसके बाद आगे चलते हैं। ये अब यहाँ से डिलीशन का स्टार्ट हो रहा है कि अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, डी एफ इज इक्वल टू ये करके ड्रॉप करा है। ये तो टेल का जवाब था, अभी जस्ट जो टेल 1 पे चला है, नीचे से इसने एक वैल्यू उठाई है। अब देखिए, अब हमने जब DF1 को प्रिंट करा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एज और क्लास प्रिंट हुआ है मगर नेम गायब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने नेम को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का यही रूल है, डेटा फ्रेम का नाम जो कि अपने केस में DF1 है, DF1 डॉट ड्रॉप, ब्रैकेट में आप उस कॉलम का नाम लिख दो और कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस बताती है कि आप रो डिलीट कर रहे हैं या कॉलम डिलीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। उसके बाद हमने क्या किया, नेम और एज को डिलीट किया है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, ये बोल रहा है कि नेम नॉट फाउंड इन एक्सेस, ठीक, क्योंकि हमने ऊपर एक्चुअली ऑलरेडी नेम डिलीट कर दिया है। उसके बाद दोबारा हम नेम और एज को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज तो मिल जा रहा है उसको, बट नेम क्योंकि पहले डिलीट ही कर चुके हैं, वो वहाँ है ही नहीं, तो इस वजह से एरर दे रहा है। तो इसको करने के लिए अगर हम इस चीज़ को कमेंट कर दें तो अब ये मेरा कोड काम करेगा। हाँ ठीक, अब देखिए जब हमने ड्रॉप कर, ये हमारा डेटा फ्रेम था जो प्रिंट कंप्लीट, उसके बाद क्या किया हमने, ड्रॉप करके नेम और एज दोनों हटा दिया। तो अब जब डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहा है तो देखिए केवल क्लास प्रिंट हो रहा है, बचे हुए दोनों जो कॉलम थे वो उड़ गए। उसके नीचे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे रो डिलीशन की बात हो रही है। तो रो डिलीशन के लिए क्या था, पहले हमने डिलीट किया 101, तो अब देखिए यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है, 102 और ये। अच्छा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेम और एज डिलीट हो चुके हैं पहले ही, तो इस वजह से अब जो बचा है केवल क्लास पर डिलीशन ही दिखाई देगा, नेम और एज वहाँ से हट चुके हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, 101 डिलीट करना था, तो अब देखिए डेटा फ्रेम में 102 से 106 का ही डेटा दिखा रहा है। और उसके बाद अगर आप मल्टीपल रो डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप यही कर सकते हैं, एक लिस्ट बना के उसके अंदर उन सभी जो रोज जिनको आप डिलीट करना चाहते हैं उनका इंडेक्स लिख दिया। तो हमने ड्रॉप करके 102 103 कर दिया, तो ये देखिए 2 और 3 भी उड़ा दिया, अभी केवल 4 5 और 6 बचा है। तो ये जो सेक्शन था ये तो हो गया आपका हेड टेल बताने के लिए और डिलीशन, चाहे रो या कॉलम का। उसके बाद ये लास्ट है आपका रीनेमिंग का। हाँ, ऊपर एक प्रिंट हो रहा है, बस मेरे को ये देखना था। ये देखिए, ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, नेम एज क्लास वाला 6 वैल्यूज़ के साथ। जो बीच में बाद में वैल्यूज़ ऐड हुई है वो सेक्शन एक्चुअली कमेंट हो गया, इसीलिए वो यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, केवल यहीं तक दिखेगा। देखिए रीनेम करने का रूल क्या होता है। रीनेम का पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि रीनेम के जब हम करेंगे किसी कॉलम्स को, मतलब ये कि कॉलम का कुछ नाम होगा जो आपने इनिशियली दिया होगा, उस नाम को चेंज करके आप चाहो तो बाद में कुछ और नाम भी दे सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जो यहाँ पर था, नेम था और एज और क्लास था। लेट अस सपोज हम चाहते हैं नेम की जगह एस नेम और क्लास की जगह सेक्शन लिखना, तो उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, DF1 इज इक्वल टू DF1 डॉट रीनेम करके पहले लिखेंगे, फिर रीनेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा, एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे डिक्शनरी जैसा। उसके बाद हम पहले कॉलम का नाम लिखेंगे जो था, फिर कॉलन लगा के वो नाम देंगे जो हमें चाहिए। जैसे हम चाहते थे नेम का एस नेम हो जाए, तो पहले लिखेंगे नेम, फिर कॉलन लगा के एस नेम। और हम चाहते थे क्लास जो लिखा है उसका नाम बदल के सेक्शन हो जाए, तो क्लास के साथ सेक्शन लिख दिया। और एक्सेस इक्वल टू कॉलम ये बताने के लिए कि आप किधर पे रीनेम कर रहे हो, कॉलम चेंज कर रहे हो कि रो चेंज कर रहे हो, उसके हिसाब से आप लिखते हो। तो हमने एक्सेस इक्वल टू कॉलम लिख दिया। तो इसके बाद जब हमने इसको रन कराया तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो जवाब है ये आ रहा है। अब इसमें क्या हो गया, जो नेम था उसकी जगह एस नेम हो गया, जो क्लास था उसकी जगह सेक्शन, बाकी डेटा पूरा सेम। और ऐसे ही आपका अगला जो है, इसमें हमने क्या किया, रो को चेंज किया। जैसे कि अब हम यहाँ अगर इस हेडिंग का चेंज कर सकते हैं तो हम ये इंडेक्स को भी चाहे तो बदल सकते हैं। तो इंडेक्स बदलने के लिए क्या है, अब ये जवाब वैसे आप यहीं देख लो कि एस नेम और सेक्शन तो जो हुआ था, अब जो 101 था वो देखिए 1001 हो गया, और जो 103 था वो 1003 हो गया। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सेम वही कहानी, पुराने इंडेक्स का नाम कॉलन नया नाम लिखेंगे एक डिक्शनरी में, और आपकी बस एक्सेस इक्वल टू जो कॉलम था उसकी जगह देखिए एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स कर दिया। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ये चेंज यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसके बाद आई थिंक ये देखिए, अगर आप वापस सिलेबस की तरफ आएँ तो, अच्छा ये कंप्यूटर साइंस का है, ये सेक्शन है। तो अब इसमें हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी ट्राई कर ली हैं।
अब लास्ट जो चीज़ इसमें बचती है वो है आपका इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV एंड डेटा फ्रेम। तो इसकी भी फाइल हमने कहीं तो बनाई ही थी ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपने अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लीजिए। CSV है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ का फुल फॉर्म। ये आपकी एक डेटा फाइल होती है जिसमें कि आप अपना वैल्यूज़ चाहो तो रख सकते हो सिस्टम के अंदर। CSV है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब इसमें जनरली इस टाइप का डेटा ही रखा आता है जो टेबल का स्ट्रक्चर में आता है, और वो उसको इस फाइल में स्टोर करके रखता है। अभी कैसे रखता है ये अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर आप देख लो, इतना सेक्शन में सिंपली कुछ और नहीं किया गया है, एक डेटा फ्रेम को यहाँ पर हमने बनाया है। उसके बाद ये फंक्शन, आपने दो फंक्शन है, एक आपका रीड CSV, एक है टू CSV। तो टू CSV का इस्तेमाल होता है किसी डेटा फ्रेम की वैल्यू को किसी सीरीज में CSV फाइल में स्टोर करने के लिए, और रीड CSV का इस्तेमाल होता है किसी CSV फाइल के वैल्यूज़ को सारा उठा के ला के डेटा फ्रेम में लोड करने के लिए। तो अभी हम ये आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख लो हमने क्या किया है, सिंपली एक डेटा फ्रेम बनाया है, ये DF1 उसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद ये कमांड df1.toCSV और डबल कोट्स के अंदर ये जो लिखा है ये हमने एड्रेस दिया है सिस्टम का। इसको अब हम चलाते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब इस एड्रेस पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी फाइल अच्छा अभी नहीं ओपन किया था, यहाँ है। ये देखिए record.csv नाम की एक फाइल है अभी जो बनी है, इसको हम एक बार आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए सारा डेटा आप देख रहे हो कॉमा के एंगल से सेपरेटेड है, इसीलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज स्टोर होती है सब कॉमा से एक दूसरे से अलग होती है, सेपरेट होती है। तो यहाँ पर आपका वो सारा डेटा बन के आ गया। अब रीड CSV का भी लॉजिक आपको दिखा देते हैं। रीड CSV के लिए क्या करते हैं, एक हम आपको यहीं पे सैंपल दिखाते हैं। ये लाइन को हमने कमेंट कर दिया, तो इस लाइन को कमेंट करने से क्या होगा, अब DF1 नाम का कोई डेटा फ्रेम बन नहीं रहा है। अब हम उसको बनाने के लिए क्या करें, DF1 इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV करके उस एड्रेस को दे देंगे। हम यही एड्रेस कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी जगह हमने फाइल को रखा था, और ब्रैकेट बंद। अब इसको एक बार चलाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क दिखेगा, जो डेटा फ्रेम स्टोर हुआ था पिछली बार तक तो वो तो ये था, बट इस बार देखिए क्या हो रहा है। डेटा फ्रेम के साथ आपको वो जो इंडेक्स था वो यहाँ पर इंडेक्स खुद में डेटा बन के आ गई और एक नई इंडेक्स यहाँ पे लग गई। अब इसी चीज़ को अगर हम एक बार और रन कराएंगे तो देखना, ये देखिए एक और यहाँ पर वैल्यूज ऐड हुई। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि जितनी बार हम इसको रन करा रहे हैं हर बार इंडेक्स भी जाके डेटाबेस स्टोर हो जा रही है। तो इसका रीज़न, अब अगर आप इस चीज़ को ऐसे, जैसे अगर आपको इसको एक्चुअली आपने अगर प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया होगा, प्रोजेक्ट में हम लोग इसको एज अपना डेटाबेस यूज़ करते हैं, तो जब आप अगर आप इसको ऐसे ही हर बार चलाओगे तो क्या होगा, आपके डेटा फ्रेम में जो कुछ भी आप चेंजेस करोगे हर बार जब जब ये सेव होगा तो हर बार इंडेक्स को एक नए कॉलम की तरह बना के डेटा फ्रेम में ऐड करता रहेगा। इससे क्या होगा, आपके डेटाबेस का डेटा स्ट्रक्चर का डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है ये उस चीज़ को हर बार चेंज करता रहेगा, हर बार लाइक एक एक कॉलम ऐड होता रहेगा, और उसका कुछ मतलब भी नहीं होगा। फिर भी लेट अस सपोज इसको दोबारा चलाया, ये देखिए अब ये 3 लेवल पर इसने ऐड कर दिया। तो जितनी बार हम चलाएंगे हर बार इंडेक्स को उसमें करता रहेगा सेव, तो जो कि सही तरीका नहीं। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा डेटा जो फ्रेम का स्ट्रक्चर बनेगा वो सही नहीं रहेगा, हर बार बिगड़ता चला जाएगा। तो इसको बचने का सिंपल सा तरीका होता है, हम यहाँ पर आते हैं, कॉमा इज इक्वल लिखते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, ऐसा लिखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो डेटा फ्रेम है ये उसको स्टोर करेगा बट उसमें इंडेक्स को स्टोर नहीं करेगा। अब इसको हम यहीं पे चला के इतने पर अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए डेटा फ्रेम मेरा यहाँ था, इंडेक्स ऐड हुई थी, उसके अलावा दो कॉलम डेटा फ्रेम में एक्स्ट्रा था। तो अगर पुराने लॉजिक से चला जाए तो दोबारा चलाने पर ये देखिए फिर से ऐड हो रहा है, मगर अब ये उतने पे जाके अटक गया है, देख रहे हैं। अब जितनी बार भी चलाएंगे अननेम जो लेवल 3 था इसके आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर जाके अटक गया। ये 2 तक हर बार बढ़ाने पे गया था, बट अब जितनी बार चलाएंगे उतने पे रुका है, क्योंकि अब ये इंडेक्स को ऐड नहीं कर रहा है। और अगर अब हम इसी चीज़ को सही करना चाहें तो एक बार इसको करके ऐसे कर देते हैं, तो अब क्या होगा, डेटा फ्रेम पुराना बार मतलब इसके पहले वाला जो डेटा फ्रेम अभी तक बना रहे थे तो ये हर बार CSV फाइल से लोड कर रहा था। तो जब लोड कर रहा था तो CSV में जो कुछ था फिर वो सारा लोड कर रहा था, और उसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फाइलें भी आ गई हैं। अगर हम एक बार जाके इसको ओपन करके आपको दिखाएं, ये देखिए ये इंडेक्स हर बार का उसमें जा जाके स्टोर होता रहा है, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा फ्रेम को अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लेके आएंगे।
तो उसके लिए डेटा फ्रेम में एक बार ओरिजिनल जो डेटा है उसको लोड कर रहे हैं df1, ये पुराना वाला जो सबसे पहले हमने बनाया था डिक्शनरी से। तो अब जब हम इसको चलाएंगे इंडेक्स इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा अब की इसमें इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिख के हम रन करा रहे हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं, ये देखिए ये मेरा डेटा फ्रेम बन के आ गया। अब अगर हम जाके इसको वापस एक्टिव कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, तो अब ये क्या होगा, CSV फाइल को रीड करेगा और पुराना जो CSV फाइल बनी थी उसमें हम इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स रख के डेटा को चला रहे हैं। तो अब हम जितनी बार चलाएंगे, ये देखिए जितनी बार भी हम इसको फिर अब चलाएं, इसमें आपको कोई भी नया कॉलम बनता हुआ नहीं दिखेगा। देख रहे हैं, तीनों बार के लिए सेम। तो बेसिकली ये दो फंक्शन है, आपको माइंड रखना है, रीड CSV और टू CSV। रीड CSV डेटा फ्रेम के लिए डेटा CSV फाइल से लेके आने को, और टू CSV मतलब डेटा फ्रेम से डेटा CSV फाइल में ले जाके रखने के लिए। इंडेक्स इक्वल टू फॉल का रेफरेंस बस इतना है कि जब डेटा फ्रेम में CSV में जाके डेटा फ्रेम का डेटा रखा है तो उसमें इंडेक्स ना लगे, नहीं तो हर बार इंडेक्स को भी ये ऐड करता रहेगा जो कि हमारे डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को ख़राब करेगी। तो बेसिकली यही है आपका डेटा फ्रेम। इतनी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ आने के चांसेस ज़्यादा रह नहीं जाते। इतना आपने लास्ट टाइम जो आपका कहते हैं रिवीजन है उसके हिसाब से इतना कंटेंट आपका ऑलमोस्ट पूरा है।